25 वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन बैंगलोर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें बैंगलोर टेम्पल का लीगल ओनर डिक्लेयर किया। The property in Bangalore belongs to ISKCON Bangalore, which is registered under Karnataka Act. लेकिन आखिर ये इस्कॉन मंदिरों के बीच में ऐसा विवाद क्यों हुआ और 25 सालों तक क्यों खिंच गया? आइए पूरा मामला समझते हैं। कर्नाटका सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1978 के तहत रजिस्टर्ड इस्कॉन बैंगलोर ने ईयर 2001 में बैंगलोर सिटी सिविल कोर्ट में केस फाइल किया नंबर 7934/2001, जिसमें रिक्वेस्ट की गई कि राजाजी नगर हरे कृष्णा हिल पर स्थित इस्कॉन मंदिर बैंगलोर मैनेजमेंट के अंडर में ही एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी के रूप में ऑपरेट करे और इस्कॉन मुंबई इनके टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी हस्तक्षेप ना करे। ये कानूनी लड़ाई 9 साल तक चली और 17 अप्रैल 2009 को सिटी सिविल कोर्ट ने बैंगलोर टेम्पल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शुरू से चले आ रहे लोकल मैनेजमेंट सिस्टम को ही टेम्पल की अथॉरिटी माना एंड मुंबई को बैंगलोर के किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में दखल देने से रोक लगा दी। फिर इसके अगेंस्ट इस्कॉन मुंबई ने कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील दायर की RFA नंबर 421/2009, जिसमें सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। उनका कहना था कि बैंगलोर सेपरेटली रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं बल्कि मुंबई टेम्पल की एक ब्रांच है। 2 साल बाद 23 मई 2011 को हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया और मुंबई के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि बैंगलोर अपनी इंडिपेंडेंस प्रॉपरली प्रूव नहीं कर पाया है। इसके अगेंस्ट इस्कॉन बैंगलोर ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन SLP नंबर 15814/2011 फाइल किया, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया। केस के कॉम्प्लेक्स नेचर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून 2011 को इंटरिम ऑर्डर देते हुए यथास्थिति स्टेटस को बनाए रखने को कहा। इससे मुंबई बैंगलोर टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं ले पाया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टीज को यह सजेशन दिया कि यह विवाद कोर्ट के बाहर ही मिल बैठकर सुलझाया जाए और तभी से मीडिएशन मध्यस्थता का सिलसिला शुरू हुआ। 28 मार्च 2012 को दोनों पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज जस्टिस RV रविंद्रन को मीडिएशन की रिक्वेस्ट की, जो उन्होंने एक्सेप्ट की। ये कुछ भी चीज मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, मैंने सारे प्रूफ डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट मीडिएशन मीटिंग 3 अप्रैल 2012 को बैंगलोर मीडिएशन सेंटर में हुई और उसके बाद आने वाले कई महीनों तक कुल 5 मीडिएशन राउंड्स हुए, जिनका रिजल्ट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। फर्स्ट, मुंबई ने प्रपोजल रखा बैंगलोर टेम्पल उनके कंट्रोल में लाया जाए। बैंगलोर ने प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए एक कंडीशन रखी, बैंगलोर टेम्पल में सिर्फ इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की ही दीक्षा गुरु के रूप में मान्यता कंटिन्यू रखी जाए और ये बात सुप्रीम कोर्ट में राइटिंग में दी जाए। रिजेक्टेड। सेकंड, मुंबई ने प्रपोजल रखा बैंगलोर टेम्पल में 2 प्रेसिडेंट्स हो, एक मुंबई एक बैंगलोर से। फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मुंबई संभाले और भगवान की सेवा पूजा और प्रचार बैंगलोर मान गया, पर वही एक शर्त पे। रिजेक्टेड। थर्ड, मुंबई ने प्रपोज किया बैंगलोर प्रॉपर्टी के साथ साथ कनकपुरा रोड, मैसूर और हुबली टेम्पल्स भी मुंबई के कंट्रोल में आए। बैंगलोर ने फिर अग्री किया, पर वही एक कंडीशन फेल्ड। फोर्थ, बैंगलोर के अलावा हरे कृष्णा मूवमेंट के सभी 16 इंडिपेंडेंट टेम्पल्स और उनकी सारी प्रॉपर्टीज मुंबई के कंट्रोल में आए। बैंगलोर ने एक्सेप्ट किया, बट प्रभुपाद एज सोल दीक्षा गुरु वाली कंडीशन पे। फिफ्थ एंड फाइनल, श्री मधु पंडित प्रभु एंड श्री चंचलपति प्रभु प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पद से रिजाइन करें। बैंगलोर ने इस पर भी एग्री किया, लेकिन वही एक स्पिरिचुअल शर्त बरकरार रखी। I have written and given to the Supreme Court. Only Bangalore property is the issue in the court. But if they accept this, not only Bangalore property, जो court में जो property नहीं है, वो सब we will surrender. और some people were very angry with me. You and Chanchalpati should not be president, vice president Bangalore. वो भी मान लिया है, वो भी लिख के दिया है, लिख के दिया है। हमारा क्या जाता है, हम बर्तन धोएगा उधर। एंड फाइनली सभी मीडिएशंस फेल हो गए। मीडिएशंस के दौरान ये बिल्कुल साफ होने लगा था कि इस्कॉन बैंगलोर को डिस्प्यूटेड ही नहीं बल्कि सभी टेम्पल प्रॉपर्टीज मुंबई को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो मुंबई के हर एडमिनिस्ट्रेटिव बात मानने को भी तैयार थे, लेकिन जब बात श्रीला प्रभुपाद के एकमात्र दीक्षा गुरु पोजीशन चेंज करने पर आती तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। वो किसी भी हाल में गुरु के सिद्धांत पर समझौता करने को तैयार नहीं थे और अब ये क्लियर होने लगा था कि
ये विवाद एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं बल्कि एक गहरा धार्मिक और सिद्धांतिक विवाद था, जिसे सालों से सिर्फ एक संपत्ति विवाद के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा था। इस्कॉन बैंगलोर सिर्फ इतना ही चाहता था कि शिला प्रभुपाद को उनके स्वयं के लिखित आदेश के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन का एकमात्र दीक्षा गुरु के रूप में मान्यता कंटिन्यू रखी जाए। फिर डेट आती है 9 मार्च 2013। मुंबई ने मीडिएशंस के रिप्लाई में बैंगलोर की इस सोल कंडीशन को रिजेक्ट कर दिया और उल्टा प्रपोजल दिया कि बैंगलोर के कुछ सीनियर डिवोटीज को ही दीक्षा गुरु बना दिया जाए, लेकिन बिना पिछले गुरु की अनुमति के और बिना परंपरा में स्थापित हुए किसी का भी खुद से गुरु बन जाने को घोर अवज्ञा कहा गया है, जो भक्ति मार्ग में एक बहुत सीरियस अपराध माना गया है। Self-made guru cannot be guru. He must be authorized by the bona fide guru. Then he is guru. A guru can become guru when he is ordered by his guru. Otherwise, nobody can become guru. And when did you become the spiritual leader of Krishna consciousness? When my Guru Maharaj ordered me, this is the Guru Parampara. इसीलिए कुछ ही दिनों के बाद 14 मार्च 2013 को बैंगलोर ने ये प्रपोजल स्पष्ट रूप से रिजेक्ट कर दिया और फाइनली मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां 12 साल के बाद 16 मई 2025 को अंतिम फैसला आया। लेकिन ये इस्कॉन बैंगलोर ने इतना सब होने के बाद भी गुरु की पोजीशन पर कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं किया? इस बात को समझने के लिए हमें 60 साल पीछे जाना पड़ेगा। ईयर 1965 में शिला प्रभुपाद ने भगवद गीता और सनातन धर्म का मैसेज पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने के लिए अमेरिका गए। 13 जुलाई 1966 को उन्होंने न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन को रजिस्टर किया और अगले 11 सालों में कृष्ण भक्ति की ऐसी सुनामी चली कि 1977 आते आते प्रभुपाद ने पूरे वर्ल्ड में 108 प्लस कृष्ण भगवान के मंदिर स्थापित किए और 10,000 से ज्यादा भक्त उनसे दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए। 14 नवंबर 1977 को शिला प्रभुपाद ने वृंदावन में अपना शरीर त्यागा, लेकिन उसके ठीक 4 महीने पहले 9 जुलाई 1977 को उन्होंने ये मंदिरों के सारे टेंपल प्रेसिडेंट्स और इस्कॉन की वर्ल्ड वाइड गवर्निंग बॉडी कमीशन को एक रिटर्न डायरेक्टिव भेजा। इस लेटर में उन्होंने फ्यूचर में इस्कॉन में दीक्षा किस तरह से दी जाएगी इसका क्लियर प्रोसेस समझाया। उन्होंने इसमें 2 बार स्पष्ट रूप से लिखा कि जो भी भक्त फ्यूचर में दीक्षा लेंगे उन्हें मेरा ही शिष्य माना जाए। साथ ही उन्होंने 11 सीनियर डिवोटीज को अपने ऋत्विक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंट किया, जिनका काम सिर्फ उनके बिहाफ पर दीक्षा सेरेमनी करवाना था, जैसे कि यज्ञ करना, माला पे जप करना, स्पिरिचुअल नाम देना एक्सेट्रा। लेकिन सभी शिष्यों के गुरु वही रहेंगे, शिला प्रभुपाद। बट अनफॉर्चुनेटली शिला प्रभुपाद के जाते ही उनके अपॉइंटेड 11 ऋत्विक्स ने अपने आप को ही परंपरा का नेक्स्ट आचार्य डिक्लेयर कर दिया। वो शुद्ध भक्त को गुरु आचार्य ने आशीर्वाद करना है, ठीक है, अभी आगे से हम तुम रहो, तुम दीक्षा दो। हम यही पूछ रहे हैं, प्रभुपाद किसको बोला आज्ञा दिखाओ। बाद में 80 में एक आदमी आके बोला तमाम कृष्ण महाराज ये झूठ है, अपॉइंट नहीं किया, हम खुद बनाया। Srila Prabhupada didn't appoint anyone to become a guru for the future. He appointed Ritviks to initiate in his presence. That much is accepted by everyone. उन्होंने खुद से दीक्षा देना शुरू किया और अपने अपने शिष्य बनाने लगे और यहीं से इस्कॉन का डार्क पीरियड शुरू हुआ। 95% प्रभुपाद के ओरिजिनल शिष्य या तो मंदिर छोड़कर चले गए या जिन्होंने भी ये करप्ट गुरु प्रणाली के अगेंस्ट आवाज उठाई उन्हें इस्कॉन से निकाल दिया गया। बहुत सारे इस्कॉन मंदिर बिक गए और शिला प्रभुपाद द्वारा पेनस्टेकिंगली खड़ा किया गया एक एस्टीम्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पत्तों की तरह बिखरने लगा। फिर साल आता है 1999। इस्कॉन बैंगलोर मंदिर के प्रेसिडेंट श्री मधु पंडित प्रभु, जो कि IIT मुंबई से पास आउट हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं और वर्ल्ड के सबसे बड़े फ्री मिड डे मील प्रोग्राम अक्षय पात्र के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस सेल्फ मेड गुरु सिस्टम के अगेंस्ट जोरदार आवाज उठाई। ये लेटर को हम आपके मुंह में डालते हैं और बोलते हैं ये लेटर के बाद, ये डेट के बाद ये इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद चेंज किया या नहीं, दिखाओ एक लाइन, हम आपके साथ डिफरेंसेस छोड़ देंगे। और इसी वजह से आज तक जिनको इस्कॉन में अपनी डिस्टिंग्विश्ड सेवा देने के लिए अप्रिसिएशन लेटर्स दिए जाते थे, उनको अचानक से रातों रात ही इस्कॉन से निकाल दिया गया। फॉर्चुनेटली शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस पर बैंगलोर मंदिर को कर्नाटका सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया था। इसी वजह से मंदिर में शिला प्रभुपाद की ही दीक्षा गुरु की पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए मधु पंडित प्रभु ने कानूनी लड़ाई शुरू की, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, ताकि कम से कम बैंगलोर मंदिर इस सेल्फ क्रिएटेड गुरु सिस्टम से बच जाए। और यहां से इस्कॉन 2 फैक्शंस में डिवाइड हो गया, एक शिला प्रभुपाद द्वारा दिए गए ऋत्विक सिस्टम के फॉलोअर्स और एक उनके बाद
आने वाले गुरु सिस्टम के फॉलोअर्स। 26 साल तक चली ये लीगल स्पिरिचुअल स्ट्रगल सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं बल्कि गुरु की पोजीशन और सिद्धांत की रक्षा का था। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो सच्चाई और धर्म के साथ खड़ा होता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और इसी प्रिंसिपल पर इस्कॉन बैंगलोर एंड ग्रुप ऑफ टेम्पल्स अपनी सेवाएं कंटिन्यू रखेंगे। हरे कृष्णा। There is no bigger victory than if ISKCON comes on the right path. All ISKCON's problems will be solved. अगर आप हरे कृष्णा मंदिर के साथ जुड़ना चाहते हैं या कोई भी स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहते हैं या फ्री गीता क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। हरे कृष्णा।